आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू आज बाल बाल बच गए। गोधरा में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लेकिन इस हादसे में उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। 10 सेकंड के भीतर हुए इस हादसे में आसाराम बापू का हेलीकॉप्टर जिस तरह से जमीन पर गिरा, उसमें किसी के भी बचने की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। लेकिन आसाराम बापू और उनके साथ 5 अन्य सहयोगियों को भी कुछ नहीं हुआ। गोधरा पहुंचने के लिए आसाराम बापू मोरवी से उड़े थे और दोपहर में यहां पहुंचे। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद आसाराम बापू यहां होने वाले सत्संग में भी समय पर पहुंच गए। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। गोधरा में आसाराम को सत्संग कराना था। वो राजकोट से उड़े थे, लेकिन हेलीकॉप्टर गोधरा में क्रैश हो गया। वो पूरा हादसा कैमरे में कैद है। आइए देखते हैं कैसे क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। जरा दिल थाम कर देखिए, ऐसा हादसा आपने देखा ना होगा। गुजरात के गोधरा में जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप पूरा हादसा फिर से देखिए। देखिए, आसमान में है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में है आसाराम बापू। आसाराम बापू समेत 5 लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर गोधरा की ओर बढ़ा जा रहा है। अचानक बिगड़ा हेलीकॉप्टर का संतुलन। आसमान में डगमगाने लगा हेलीकॉप्टर। देखिए, हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया है और देखिए ये हवा में डगमगा रहा है। हवा में मच गया हड़कंप। नीचे आने लगा हेलीकॉप्टर। देखिए, संतुलन खोने के बाद नीचे की ओर आने लगा हेलीकॉप्टर। ये देखिए कितनी तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा है आसाराम का हेलीकॉप्टर। जमीन से टकराया हेलीकॉप्टर। आसाराम का हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा है। अब हेलीकॉप्टर से जमीन की ऊंचाई महज 15 फीट रह गई है। और फिर ये देखिए क्या हुआ। लैंड करने की बजाय हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा जमीन से टकराया और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। ये देखिए जमीन से कैसे टकराया हेलीकॉप्टर। टकराते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। 10 सेकंड में हादसा, 10 सेकंड में चमत्कार। वो 10 सेकंड काफी भारी थे। महज 10 सेकंड में बड़े हादसे का शिकार हो गया आसाराम का हेलीकॉप्टर। लेकिन आसाराम का बाल भी बांका नहीं हुआ। वाकई आसाराम के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मेरे साथ में जो वो और बीच में जो इधर गिरता तो न जाने कितनी हानि होती। हादसा कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा हेलीकॉप्टर के टुकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए कैसे बिखरे पड़े हैं हेलीकॉप्टर के टुकड़े। आप 2 तस्वीरें देखिए, एक में है हादसे से पहले की तस्वीरें और दूसरे में है हादसे के बाद की तस्वीरें। हादसे की वजह का फिलहाल पुख्ता पता नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि तकनीकी खामियों की वजह से क्रैश हुआ आसाराम का हेलीकॉप्टर। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार? दरअसल हादसा तो जबरदस्त हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार आसाराम बापू का बाल भी बांका नहीं हुआ। कहते हैं ना, जापुर आके साइयां मार सके न कोई। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद वो सीधा अपने भक्तों के बीच सत्संग में पहुंच गए। आसाराम बापू कहते हैं कि ये उनके मंत्रों की ताकत है।
कितना खतरनाक था ये हादसा। हेलीकॉप्टर चकराता हुआ जमीन पर औंधे मुंह गिरता है और किसी कटे पेड़ की तरह पलट जाता है। देखिए कैसे ये हेलीकॉप्टर गिरने के बाद जमीन पर उल्टा पड़ा है। देखिए कैसे इसका डायना टूटकर हेलीकॉप्टर से दूर एक तरफ पड़ा हुआ है। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर की एक सीट उछलकर दूर जा गिरी है। इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे मशहूर कथावाचक आसाराम बापू और उनके 4 शिष्य। इतने खतरनाक हादसे में किसी का बचना नामुमकिन होता है, लेकिन आसाराम बापू का बाल भी बांका नहीं हुआ। पुराना 20 साल पुराना हेलीकॉप्टर और पायलट भी समझदार था, फिर भी हेलीकॉप्टर का जो भी कुछ हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर के 3 टुकड़े हो जाने में उनको छोड़िए और सबके सब तना कर गए। ये मंत्र शक्ति थी या संयोग, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ और आसाराम बापू समेत सभी लोग साफ बच गए, उसे चमत्कार तो कहा ही जाएगा। आसाराम बापू गुजरात के राजकोट से हेलीकॉप्टर में सवार होकर गोधरा रवाना हुए। उन्हें गोधरा में सत्संग करना था। गोधरा तक का सफर आराम से कटा, लेकिन साइंस कॉलेज के मैदान में लैंड करते वक्त एकाएक हेलीकॉप्टर थरथराने लगा। पायलट ने बहुत कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर संभला नहीं और लड़खड़ाता हुआ मुंह के बल ढेर हो गया। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर का शीशा काटकर पायलट और आसाराम बापू को निकाला गया और उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामूली जख्मों को छोड़कर उन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। इससे बड़ी हैरानी की बात और क्या हो सकती है। जिस सत्संग के लिए आसाराम बापू गोधरा आए, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद भी उनके कार्यक्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वे सीधा भक्तों के बीच जा पहुंचे और मंत्रों की शक्ति पर प्रवचन सुनाने लगे। कि इतना होने से जन्मभूमि का फलाना बदल जाता है। वो मेरे बोलने को भगवान ने आज साकार कर दिया। आसाराम बापू के साथ हुए हादसे को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। मंजर ऐसा था कि आसाराम के भक्तों का दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़क उठा। लेकिन जब भक्तों को उनके भगवान सही सलामत मिले तो सबको मानना पड़ा कि यह हादसा नहीं, चमत्कार था। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने किस तरीके से आज चमत्कार हुआ। जो आसाराम बापू लोगों को उम्मीदें दिलाते हैं, जीवन से लड़ने की ताकत दिलाते हैं, वो आज भगवान की कृपा से बाल बाल बचे। उनका हेलीकॉप्टर जब गोधरा में लैंड कर रहा था, इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगता है कि बहुत ही जबरदस्त क्रैश हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कि पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई और इसीलिए बहुत बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। अगर ये क्रैश होने के बाद ब्लास्ट होता है, कुछ नहीं होता, गोधरा पहुंचने के लिए नुकसान हो सकता था। और ये लौटते आज की एक और बड़ी खबर की ओर। आखिरकार आज वो फैसला आ गया जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। 4 साल पहले मुंबई में आतंक का कोहराम मचाने वाले अजमल आमिर कसाब के हिस्से एक बार फिर सजाए मौत आई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना और कहा कि कसाब का गुनाह माफी के काबिल नहीं है। कसाब के गुनाहों का हो गया हिसाब। फांसी पर लटकेगा 26/11 का गुनहगार। सुप्रीम कोर्ट ने माना देश का दुश्मन है कसाब। जश्न में डूबी है मुंबई। इस शहर आखिरकार इंसाफ मिला। सबसे खौफनाक आतंकी हमले में मुंबई को दहलाने वाले और बेकसूरों को बेमौत मारने वाले को भी मरना होगा। तो तुरंत उसी वक्त फांसी देना चाहिए था। मेरे फादर का बलिदान कहीं व्यर्थ नहीं गया, आज मुझे ऐसा लग रहा है। अजमल अमीर कसाब पाकिस्तान से मुंबई में खूनी खेल खेलने आए लश्कर के इस आतंकी को अब अपने किए की सजा भुगतनी होगी।
देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कसाब की फांसी की सजा बरकरार रखी है। ये जो केस चला काफी महीने चला यहाँ पे, क्योंकि इसमें कई सारे लीगल क्वेश्चंस थे, कई सारे इश्यूज जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के थे, और जो सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग है वो ये है कि ऐसे ऑफेंसेस जो हैं प्रिंसिपली ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट है, वो बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कसाब की सजा बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सारे सबूतों से साफ है कि मुंबई को दहलाने की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई। कसाब देश के खिलाफ जंग छेड़ने का दोषी है। हमारे पास कसाब की फांसी की सजा बरकरार रखने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा केस जो आप लोग समझते हैं बिल्कुल होपलेस केस है, इस केस में भी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स हमको नजर में आए और हमने कोर्ट के सामने पेश किए, और कोर्ट ने बहुत ही सीरियसली इन पॉइंट्स को कंसिडर किए, और एक इम्पोर्टेंट सबमिशन हमारा जो है कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। देश पर हमले के दोषी अजमल आमिर कसाब के गुनाहों का हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। अब इस मामले में 2 तारीखें यादगार रह गई हैं, एक 26/11 और दूसरी 29/8। एक वो दिन जब देश पर हमला हुआ था और दूसरा ये दिन जब इसका इंसाफ हुआ। वो तारीख थी 26 नवंबर 2008। मुंबई को दहलाने के मकसद से एक साथ दाखिल हुए थे 10 आतंकवादी। ये आतंकवादी अगले 59 घंटों तक मुंबई में लाशें बिछाते रहे, बेकसूरों को गोलियों से छलनी करते रहे। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों में से 9 की तो मौत हो गई, लेकिन गिरगांव चौपाटी से मुंबई पुलिस के जवानों ने जाबाजी दिखाते हुए खूंखार आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया। आज तक ने सबसे पहले खुलासा किया था कि मुंबई हमले की साजिश लश्कर ने तैयार की थी। 28 नवंबर 2008 को जब मुंबई में घुसे आतंकवादियों को मार गिराने की कोशिश जारी थी, आज तक ने कसाब के फोटो दिखाए थे और लश्कर से उसके रिश्तों को दुनिया के सामने लाया था। कसाब की सुरक्षा पर करोड़ों का खर्चा किया जा रहा है। सरकारी खर्चे पर उसे पकवान परोसे जा रहे हैं। अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। अब सरकार की बारी है 26/11 के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की। संजय शर्मा के साथ आंचल आनंद, दिल्ली, आज तक। 26/11 के एकमात्र जिंदा आरोपी अजमल आमिर कसाब की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि कसाब फांसी के फंदे पर कब लटकेगा। मांग हो रही कि अफजल गुरु केस की तरह इसमें कतई देरी न की जाए। 26/11 के गुनहगार अजमल आमिर कसाब के सजाए मौत पर तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस फैसले को कब लागू किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार और हमारे राष्ट्रपति इस बात को सामने रखकर, और सरकार भी इस पर विचार प्रकट करेगी और ये बताएगी कि देखिए, आतंकवाद को अगर सारे विश्व से मिटाना है तो हम भी इसमें पहल करें कि अगर आतंकवादी कानूनी तौर पर यह साबित हो चुका है कि वो आतंकवादी है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, और उसे अगर सजा मौत कानून ने दी है तो उस सजा मौत को अमली जामा पहनाने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। कसाब को जल्द मिले फांसी, इसे लेकर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मांगे हो रही हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सबकी यही मांग है कि कसाब को जल्द मिले फांसी। पहली बधाई तो न्यायालय को कसाब के फांसी की सजा को उन्होंने कायम रखा है, उसके लिए बधाई। और अब जल्दी से जल्दी उसको पूरी सजा हो जाना चाहिए, उसका पालन जल्दी हो जाना चाहिए। याद आता है कि पार्लियामेंट पर 10 साल पहले जिसने आतंकी हमला किया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही फांसी की सजा दी थी, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है। तो उसका भी अमल हो और इसका भी जल्दी अमल हो, और वो उसी 10 साल की प्रक्रिया में न चला जाए। लेकिन क्या कसाब को अपने किए की सजा तुरंत देना मुमकिन है? इस वक्त राष्ट्रपति के पास 18 दया याचिका लंबित है। अधिकतर लोगों को ये शंका है कि जब संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु को अब तक फांसी नहीं हो पाई, तो फिर कसाब को कैसे मिलेगी फांसी? लेकिन ऐसी बात नहीं। आरटीआई एक्ट के जरिए राष्ट्रपति सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक दया याचिका पर फैसला किसी खास क्रम के आधार पर नहीं होता। मसलन संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की दया याचिका पर गृह मंत्रालय ने
4 अगस्त 2011 को अपनी सिफारिश भेजी थी, लेकिन वो मामला अटका हुआ है, जबकि उसके बाद आए 13 मामलों का फैसला हो गया। यानी ये जरूरी नहीं कि पहले पुराने मामलों पर फैसला हो और बाद में कसाब का नंबर आए। कसाब का नंबर पहले भी आ सकता है, क्योंकि 26/11 की एकमात्र जिंदा हमलावर पर फैसले का दबाव यकीनन राष्ट्रपति पर भी होगा। यही वजह है कि सरकार भी कह रही है कि मामला लटकेगा नहीं। लंबा समय है, तो अगर इसकी कसाब की पिटीशन आती है तो ये कहा जाता है कि उसको लेकर भी उतना ही वक्त लग सकता है। देखिए, मुझे तो पिछला मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी जितना कम वक्त लगेगा हम देख लेंगे। गौरतलब है कि निवर्तमान राष्ट्रपति प्रताप पाटिल ने नवंबर 2009 से जून 2012 के बीच 39 दया याचिका पर फैसला सुना दिया था। इसमें 35 की सजाए मौत रोक दी गई थी। पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के मुकाबले प्रताप पाटिल ने मर्सी पिटीशन पर तेजी से फैसला लिया था, लेकिन क्या कसाब के मामले में तेजी दिखाई जाएगी? संजय शर्मा और रीमा पराशर के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक। और कसाब के फैसले के अलावा आज एक और महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट से आया। आखिरकार आज 2002 में गुजरात के नरोड़ा पाटिया में हुए दंगे में अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के बाबू बजरंगी समेत 32 लोगों को दोषी करार दे दिया। इन सूनी आंखों को 10.5 साल से इंसाफ का इंतजार था। इस इंतजार में सुबह से लोग अपने घरों पे टीवी सेट से चिपके बैठे थे। उधर अहमदाबाद में स्पेशल कोर्ट के बाहर गहमा गहमी केस, हाई प्रोफाइल केस था, लिहाजा सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। फैसला सुनने के लिए बीजेपी विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी भी कोर्ट पहुंचे थे। सुबह करीब 11 बजे वो घड़ी आ गई जब एडीजे ज्योत्सना याग्निक ने नरोड़ा पाटिया दंगे पर फैसला सुना दिया। नरोड़ा पाटिया के केस में कोर्ट ने आज 32 लोगों को नरोड़ा पाटिया के केस में दोषी जाहिर किया है, जिसमें गुजरात के धारासभ्य मायाबेन कोडनानी और बाबू बजरंगी के साथ 32 लोगों को दोषी जाहिर किया है। गोधरा में ट्रेन जलाने की घटना के बाद 28 फरवरी 2002 को नरोड़ा पाटिया में हुए दंगे में कोर्ट ने 32 लोगों को दोषी करार दिया है, जिसमें बीजेपी की विधायक और गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी भी शामिल हैं। कोडनानी और बजरंगी पर धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचने और दफा 320 यानी हत्या का जुर्म साबित हुआ है। इन धाराओं में इन्हें सजाए मौत से लेकर आजीवन कैद तक की सजा हो सकती है। सजा का फैसला 31 अगस्त को सुनाया जाएगा। सजा क्या होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लॉ लेट डाउन हुआ है उसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है कि ये सभी आरोपी माया कोडनानी से लेके जो भी आरोपी है उनके सामने 120B प्रूव हुआ है। जब 120B प्रूव हुआ है तो उसका एक ही मतलब होता है, या तो डेथ पेनल्टी हो सकता है या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है। 97 लोगों की जिंदगी नरोड़ा पाटिया दंगे की भेंट चढ़ गई थी। नरोड़ा पाटिया केस में 62 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 29 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि आरोपी विजय शेट्टी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। केस में कुल 327 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। मंत्री और संतरी दोनों गुनहगार साबित हुए। अभी इसमें कुछ लोग बचे हुए हैं, वो तो खैर अभी हमारी लड़ाई चालू है, उनको भी सजा जरूर होगी, लेकिन खास करके जो नेता लोग लड़वा देते हैं लोगों को, इस तरह के दंगे करवा देते हैं, उनको सजा हुई, इसके बारे में हमको खुशी हुई है। इंसाफ की इस लड़ाई को न्याय मिलने में 10 साल का वक्त लग गया, लेकिन नरोड़ा पाटिया के दंगा पीड़ितों को खुशी सिर्फ इस बात से है कि माया कोडनानी और बाबू बजरंगी जैसे हाई प्रोफाइल आरोपियों को भी कोर्ट ने दोषित करार दिया है। नरोड़ा पाटिया केस गुजरात दंगों के उन 9 मामलों में से एक है जिनकी जांच एसआईटी ने की थी। नरोड़ा पाटिया केस में लोगों को इंसाफ दिलाने में आज तक की भी अहम भूमिका रही। आज तक ने गुजरात दंगों पर स्टिंग ऑपरेशन करके ऑपरेशन कलंक दिखाया था, जिसमें बाबू बजरंगी बड़े गर्व से दंगे में शामिल होने का दावा करते कैमरे में कैद हुए थे। कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। हालांकि यह फैसला आखिरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दंगे में बीजेपी विधायक और बजरंग दल के कार्यकर्ता के कसूर पाए जाने से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। गुजरात दंगों के मामलों में
ये पहला मामला है जिसमें मोदी सरकार की एक पूर्व मंत्री और सिटिंग बीजेपी एमएलए माया कोडनानी को कोर्ट ने दोषी पाया है, जिसका जवाब नरेंद्र मोदी और बीजेपी दोनों को देना होगा, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं राजनीतिक भी है, जिसकी गूंज गुजरात चुनाव में भी सुनाई देगी। गोपी घांगर और कमलेश सुतार के साथ धीमन पुरोहित, अहमदाबाद, आज तक। नरेंद्र मोदी के लिए यह फैसला बड़ा झटका है, क्योंकि गुजरात में चुनाव बिल्कुल सर पे खड़े हैं। दंगे में बीजेपी विधायक के दोषी पाए जाने पर अब कांग्रेस मोदी का इस्तीफा मांग रही है। नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। नरोडा पाटिया दंगे में बीजेपी विधायक मुजरिम करार। क्या नैतिक आधार पर इस्तीफा देंगे मोदी? नरोडा पाटिया दंगे पर अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट का फैसला जैसे ही आया, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तलवारें खींच गए। कथित कोयला घोटाले पर नैतिक आधार पर पीएम से इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोल दिया। जिस नैतिकता को बीजेपी ने मनमोहन के खिलाफ हथियार बनाया था, उसे कांग्रेस ने वापस बीजेपी की तरफ फेंक दिया। देखिए, जिस तरह से जो 32 लोग दोषी करार हुए हैं, उस 32 में नरेंद्र मोदी के पूर्व मंत्री माया कोडनानी हैं और बीएचपी और बजरंग दल के नेता हैं, तो फिर तो अब निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी को इस फैसले के आने के बाद उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए अगर उनमें नैतिकता है। के लिए नैतिकता जो है वो कभी दिखती है, कभी उनके लिए ओझल हो जाया करती है। अब उनसे आप ये प्रश्न पूछिए कि नैतिकता कहां तक प्रभावशाली है और कहां नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद फिर गुजरात दंगों में पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या अगर मोदी चाहते तो बीजेपी विधायक को दंगा उकसाने से रोक नहीं सकते थे? और मोदी सरकार के वो मिनिस्टर थी, उसने वो बन के वक्त आके रीतसर ये सारी चीजें बाकी थी। इसका अर्थ तो यही हुआ कि डायरेक्टली नरेंद्र मोदी भी इन्वॉल्व है। अमित शाह को ले लीजिए, कोडानी को ले लीजिए, क्या इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिना मुख्यमंत्री की शह के, बिना मुख्यमंत्री के इजाजत के ये सब कर सकता था? इसलिए जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको इस पर भी विचार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी का इसमें कितनी हिस्सेदारी है और कितनी जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है। दंगे में बीजेपी विधायक की संलिप्तता साबित होने के बाद मोदी सरकार के लिए यकीनन अपना बचाव करना मुश्किल होगा। यही वजह है कि बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा। बात यह है कि अगर यही मापदंड रहा है तो आपके तो केंद्र सरकार में जो कन्विक्ट हुए हैं उसे लोग मंत्री बने हैं। आप अपने को ये मापदंड से नहीं नापते और भाजपा के लिए एक अलग मापदंड है, मोदी जी के लिए एक अलग मापदंड है। संघ परिवार और बीजेपी का एक तबका नरेंद्र मोदी को 2014 के लिए पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है। हालांकि नीतीश कुमार समेत एनडीए के नेता दंगे की कालिख की वजह से शुरू से ही मोदी से परहेज करते रहे हैं। ऐसे में नरोडा पाटिया दंगे पर कोर्ट का फैसला नरेंद्र मोदी की सियासी मुसीबतें बढ़ा सकता है। वडोदरा से वशिष्ठ शुक्ला के साथ गोपी घांगर और धीमन पुरोहित, अहमदाबाद, आज तक।